गुड आफ्टरनून। आज आपके बीच में आने का मुख्य उद्देश्य बीपीएससी 67th का जो मेंस का रिजल्ट आने वाला है 31 अगस्त को, जो बीपीएससी ने कैलेंडर जारी किया है उसके अनुसार, तो उसके बारे में कुछ संक्षिप्त चर्चा के लिए यहाँ से जो प्रबंधन है उसके द्वारा कहा गया कि सर उस बारे में कुछ, जैसे कैसे इंटरव्यू के मेंस का रिजल्ट आने के पहले किस प्रकार की तैयारी की जाए, किस प्रकार की प्लानिंग की जाए, इस पर थोड़े बहुत फोकस कर दिया जाए। तो इससे जो अभी के टाइम पे जो एक एंग्जाइटी टाइप का बना हुआ, उत्सुकता टाइप के है जो मेंस दे रखे हैं लोग, उनमें उसको थोड़े से सेटल्ड होने में सपोर्ट, मदद मिलेंगे। उसी प्रक्रिया में आपके बीच में हूँ। और आप जैसे जानते हैं कि बीपीएससी 67th बड़े दिनों बाद एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। वो तो पहले ही से हम लोग बोला करते थे 67th 68th और अभी 69th में आप जानते हैं कि उतना अच्छा एग्जाम वो दोनों के दोनों नहीं है जितने अच्छे एग्जाम बीपीएससी 67th है। और सब मेंस हुआ काफ़ी दिन के इंतजार के बाद, अब उसका मेंस का रिजल्ट आ रहा है। मैं अपनी तरफ से जो जो भी मेंस दे रखे हैं सभी लोगों को ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आप ज़रूर इस मेंस को क्वालिफाई करें और क्वालिफाई करके फिर इंटरव्यू दे करके अपने ड्रीम को 67th के माध्यम से पूरा करें। ठीक है, तो निश्चित पेपर, ये अंतिम एक एग्जाम था बीपीएससी 67th ऑप्शनल के साथ। तो आप अपने पसंद के ऑप्शनल के साथ ही एग्जाम दिए होंगे। जीएस का पेपर कोई बहुत ज़्यादा कहा जाए कि अलग हट के नहीं था, अलग पैटर्न पे नहीं था, एक सामान्य पेपर था। उस सामान्य पेपर में ऑप्शनल, अपने पसंद का आपके ऑप्शनल को जोड़ दिया जाए तो निश्चित रूप से अगर आपका पेपर अच्छा गया है तो आपके क्वालिफाई होने के चांसेस बनते हैं। और जैसा कि पहले 9 समय इसके पहले के एग्ज़ाम में जाएं तो जो 66 की बात करें या 65 की बात करें तो उसमें जो 450, 445, 450, 456 इस तरीके का एवरेज 450 का जो कट ऑफ रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, तो हमें लग रहा है कि जो 67th का मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी इसी तरह के कट ऑफ रहेंगे। इससे ज़्यादा कट ऑफ अदरवाइज जाएंगे तो जो हाईएस्ट कट ऑफ रहा है वो 495 का है 60-62 के बाद। लेकिन मैं जो उम्मीद करता हूँ 67th के पेपर को देखते हुए कि 450 455 से ज़्यादा कट ऑफ इसमें नहीं जाएगा। ठीक है, सीट की संख्या भी ज़्यादा है, 867 जो 867 सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग निश्चित रूप से 3 गुना अगर मान के चले तो करीब 2500 के आसपास मेंस का रिजल्ट आएगा। तो 2500 के आसपास मेंस का रिजल्ट आएगा तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कट ऑफ नीचे जाएंगे। अगर यहीं पे अगर वहीं 1500 मान लो अगर मेंस का कट ऑफ होता, ये मेंस का रिजल्ट होता, 1200 मेंस का रिजल्ट होता, 900 मेंस का रिजल्ट होता, तो स्वाभाविक रूप से कट ऑफ ऊपर चला जाता है। लेकिन अदरवाइज कट ऑफ जो जितना सीट है और उसके प्रोपोर्शन में जो मेंस का रिजल्ट आने वाला है, कट ऑफ फिर वही बात है कि 452 455, माने 450 55 पीछे के ट्रैक को अगर देखूं और पेपर को देखूं, नंबर ऑफ सीट्स को देखूं, तो इसी के आसपास आपने अपना जरूर अपना जो आंसर है, जो क्वेश्चन का जो आंसर आपने लिख रखा है उसके अनुसार आप एक एक क्वेश्चन को इवेल्युएट करके आपने अपना एक कैलकुलेशन जरूर कर लिया होगा। ठीक है, और आप अपने अनुसार अगर मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है, हम लोगों की शुभकामनाएं आपके साथ है, लेकिन अगर आप अपने अनुसार अगर मेंस क्वालिफाई कर रहे हैं तो इस लेवल पे पीटी जो मेंस का एग्जाम आने, मेंस का रिजल्ट आने के पहले, मैं पहले से भी बार बार इस बात को बोलता रहा हूं कि जो आप जैसे रिजल्ट के पहले जो कुछ कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ कोचिंग, जो कोचिंग के किसी हेल्प के बिना जो काम कर सकते हैं, वो है उसमें ऑप्शनल वाला जो पोर्शन है। ये जो ऑप्शनल है, इस ऑप्शनल की तैयारी तो आप कर ही सकते थे। ठीक है, अभी भी जो भी टाइम है, मान लीजिए 6-7 दिन का टाइम है, 6-7 दिन के टाइम पे जो आपका ऑप्शनल है उसको एक बार जरूर थॉरोली देख जाइए। अपने इंटरव्यू में उस ऑप्शनल से इंटरव्यू के किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आस्था से अगर आप जुड़े हैं तो आप जानते हैं कि बीपीएससी 67th के लिए यहाँ पे जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में पीछे के क्वेश्चन को उसमें शेयर किया हुआ है। तो उसमें से जो क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने जो एग्जाम जो जाकर के बीपीएससी में इंटरव्यू दिया और उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया, वो टेस्टिमोनी उन्होंने 66 में, उसके पहले 65 में, 64 में, 63 में, 60-62 में जो उन्होंने शेयर किया था उस व्हाट्सएप ग्रुप में, उस टाइम का जो इंटरव्यू ग्रुप था उस व्हाट्सएप ग्रुप में, उसको एक जगह कलेक्ट करके हम लोगों ने उसको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर रखा है। और साथ में उसका अस्थायी इसमें बुकलेट भी, वो सारे क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट करके बुकलेट भी यहाँ बना हुआ है।
ठीक है। और आपके लिए जैसे वो बुकलेट को फिर से अपडेट किया जा रहा है 66 तक के, और अभी ऑडिटर का जो बीपीएससी में इंटरव्यू हुआ या सीडीपीओ का इंटरव्यू हुआ उसके क्वेश्चन को शामिल करते हुए, ठीक है। तो वहां से आप अपने ऑप्शनल के अकॉर्डिंग किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी का मैथ रहा है उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी का ज्योग्राफी है किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, किसी का हिस्ट्री है किस तरह का, एलएसडब्ल्यू है, मैथिली है, जो भी ऑप्शनल इस तरह के हैं उससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो जो टेस्टिमोनी है उस टेस्टिमोनी के आधार पे आप एक 20 25 30 क्वेश्चन का कहा जाए कि एक क्वेश्चन बेस क्रिएट करके और उसके आधार पे आप अपने ऑप्शनल की तैयारी में उस तरह के क्वेश्चन को एज्यूम करते हुए आप अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर 31 अगस्त को जो रिजल्ट आ रहा है उसके पहले अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करके रखते हैं तो फिर आस्था यस के सपोर्ट से आपका ये जो प्रिपरेशन और मॉक इंटरव्यू वाला पार्ट है वो दोनों के दोनों दिल्ली और पटना में हम जरूर करवा देंगे। ठीक है। अभी जैसे ऑडिटर का जो इंटरव्यू हुआ था तो उस इंटरव्यू के लिए पटना में मौर्या होटल में 2 दिन में हम लोग रह के वहाँ पे जो सिलेक्टेड लोग थे उनको, और मैं खुद भी था उसमें, 2 दिन पटना मौर्या होटल में रह के, इसके पहले का जो 66 का इंटरव्यू हुआ था वह भी पटना मौर्या होटल में जा करके हमने 2 दिन में, ठीक है, जो भी लोग थे जो एक एक मॉक तो करा दिया था ऑफलाइन में। अदरवाइज जो दिल्ली में रहते हैं वो ऑफलाइन में यहाँ पे आस्थायस में आके मॉक इंटरव्यू दे लेते हैं, जो दिल्ली के बाहर रहते हैं वो ऑनलाइन से मॉक इंटरव्यू दे लेते हैं। अदरवाइज दिल्ली आ जाते हैं तो उनका एक से ज़्यादा मॉक यहाँ पे ऑफलाइन में हो जाता है। कोई ऐसा भी है जो कि पटना में है या बिहार में है जो यहाँ दिल्ली नहीं आ सकता है, उसके लिए हम लोग पटना मौर्या होटल में पीछे 2 बार से मॉक इंटरव्यू करा रहे हैं। इस बार भी निश्चित रूप से 67 के लिए भी ऑफलाइन में मॉक इंटरव्यू जरूर कराएंगे। ठीक है। लेकिन अदरवाइज प्रेफरेबल जो प्लेस है वो दिल्ली ही है, दिल्ली में ही हम लोग मेन जो फोकस होगा वो दिल्ली में ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू कराने पे होगा। दिल्ली से जो इंटरव्यू रिलेटेड जो क्लासेज हैं, ठीक है, पहले आप जानते हैं कि हमने जो शुरू के दिनों में हमने जो भी बिहार के जो बेस्ट ऑफ यहाँ पे टीचर हैं अपने अपने सब्जेक्ट के, जब 2 2 ऑप्शनल हुआ करता था उस जमाने में, या अदरवाइज सारे जो बिहार के टीचर, और मुखर्जी नगर में आप जानते हैं कि मोस्टली बिहार के ही टीचर हैं, तो सारे लोगों से हमने इंटरव्यू का क्लास करवाया हुआ है पहले। इस बार भी कोशिश करेंगे कि जो भी यहाँ पे बिहार के लोग जो अपने सब्जेक्ट के जो बेस्ट हैं उनसे आपका जो इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले पार्ट में उनकी भागीदारी मैं ले लूँ। ठीक है। और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो भी यहाँ बिहार भवन में, जो भी बीपीएससी के लोग जो बिहार भवन में, बिहार सदन में, जो भी यहाँ पे जॉब करते हैं, यहाँ पे लोग हैं बिहार से आकर के यहाँ पे पोस्टिंग है, कई सारे यहाँ पे बीपीएससी सेलेक्टेड लोग बिहार भवन में या बिहार सदन में या जो भी बिहार के ऑफिसेज हैं उसमें काम करते हैं, वो सब लोग मोस्टली लोग अस्थायी से जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों का भी यहाँ पे मॉक इंटरव्यू में या क्लास के माध्यम से, ठीक है, ये सब जो प्रिपरेशन वाला पार्ट है और मॉक इंटरव्यू वाला पार्ट है ये दोनों हम लोग जरूर यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। लेकिन आप अपने से, मैंने जैसा कहा कि आप अपने से ये ऑप्शनल की तैयारी करके रखिए, और उसके बाद जो जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो हम आस्था इसके माध्यम से आपको इंटरव्यू के लिए जो तैयारी कराएंगे, क्योंकि ध्यान रखिए इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि अगर मिनिमम कट ऑफ पे, जैसे मान लीजिए 1 मिनट के मान लूं कि 9 समय 450 मिनिमम कट ऑफ गया है, ठीक है, अगर मिनिमम कट ऑफ पे भी आप क्वालिफाई करते हैं और इंटरव्यू के 120 नंबर में 85 मार्क्स अगर आपको आ जाता है, 85 86, ठीक है, मार्क्स अगर आ जाता है तो इस मिनिमम कट ऑफ पे 85 मार्क्स को जोड़ करके आपका रोल नंबर रिजल्ट में शामिल हो जाता है। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि पीछे का एक्सपीरियंस के आधार पे बोल रहा हूं, अदरवाइज मिनिमम कटअप पे 85 86 87 90 इस तरीके से हो जाता है तो सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अर्थात आपका कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी कैंडिडेट का मेंस अच्छा नहीं गया हो, फिर भी वो मेंस पास कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो इंटरव्यू सिलेक्शन के रिजल्ट आने के बाद उनका कटअप पता चलेगा, लेकिन चूंकि आपको पहले से पता है कि भाई एग्जाम मेरा अच्छा नहीं गया था फिर भी मैं मेंस पास किया हूं, तो हो सकता है कि बॉर्डर केस हो, बेस पे कोई कैंडिडेट हैं तो फिर वो क्या करें, क्योंकि एक पोस्ट पे 3 लोगों को लिया जाएगा, तो भाई मैं सिलेक्टेड लिस्ट में रहूं या रिजेक्टेड लिस्ट में रहूं, ये आपके ऊपर अभी भी आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में रहे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो इंटरव्यू है उसमें अपना बेस्ट एफर्ट देना पड़ेगा, और 120 में आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि 85 प्लस मार्क्स आपको इंटरव्यू में आए ही, और ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है।
ठीक है, क्योंकि इसके जो इंटरव्यू में 85 प्लस मार्क्स लाना कोई मुश्किल नहीं है। आप एक बेसिक प्रिपरेशन के साथ, ठीक है, अगर प्रैक्टिस कुछ मॉक इंटरव्यू वगैरह के माध्यम से कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं तो 90 प्लस 95 100 नंबर तक लोगों को इंटरव्यू में आया हुआ है। ठीक है, तो अब ये बात है कि मेरा मिनिमम 85 प्लस कैसे आए, 85 से कम नहीं आए। कई बार 85 से कम आएगा, 80 आएगा, 75 आएगा, 70 आएगा, तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जनरली ऐसा देखा गया है कि 60 से कम आने पर सिलेक्शन नहीं होता है मेंस में नंबर आने के बावजूद। क्योंकि मेंस में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अगर मैथ ऑप्शनल नहीं है तो बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। तो ऐसी स्थिति में कम केसेज होते हैं कि इंटरव्यू के 120 में 60 नंबर से कम आने के बाद भी सिलेक्शन होता हो। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया आपका, जैसे मेंस अच्छा गया है तो 60 65 70 75 80 भी आएगा तब भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो लेकिन आपको कोशिश किस बात की करनी चाहिए कि मेरा किसी भी हाल में 85 से कम मेरा मेंस में इंटरव्यू में मार्क्स ना आए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में 85 से कम नहीं आए, इसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है। तो आप जानते हैं कि उसके जो इंटरव्यू प्रिपरेशन है, जो इंटरव्यू बोर्ड में शामिल होने के पहले जो आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें मल्टीपल उसके डायमेंशंस हैं। उसमें से एक डायमेंशन है अपने अपीयरेंस को लेकर के। अपीयरेंस का मतलब ये हुआ कि जब आप 31 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद अब अपने आपको ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप ऑफिशियल बन गए हैं। हम क्यों खराब सोचें। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप ऑफिसर बन गए हैं, और ऑफिसर बन गए हैं तो ऑफिसर का एक पहनावा ओढ़ावा बदल जाता है। ठीक है, कई सारी इसमें बेसिक बातें हैं कि अब आप हवाई चप्पल पहन करके अब आप नहीं डोलेंगे, नहीं घूमेंगे। मॉक इंटरव्यू आप टी शर्ट और जीन्स पहन के, हवाई चप्पल, वैसे भी अस्थायी इसमें हम लोग इस तरह का मॉक इंटरव्यू लेते ही नहीं है। कोई कैंडिडेट आ भी जाते हैं तो उनको वापस भेज देते हैं, ऑनलाइन में कोई जुड़ जाते हैं तो उनको वापस भेज देते हैं। पहले आप अपना ये सब फिजिकल अपीयरेंस को ठीक करके तब इंटरव्यू देने के लिए आइए। क्योंकि हमारे मॉक पैनल के लोग जब वेल ड्रेस्ड हैं, सारे वेल प्रिपेयर्ड हैं, तो जो मॉक जिनके लिए हम सब बैठे हुए हैं वो आदमी कैजुअल कैसे आ सकता है। तो एक इसमें से बात आ जाती है कि आप अपने आप को वेल प्रिपेयर्ड होकर के तब अभी से ही फॉर्मल एक वो ड्रेस नहीं जो इंटरव्यू में आप पहन के जाने वाले हैं, लेकिन अदरवाइज एक जो सेकेंडरी जो ड्रेस होगा वो ड्रेस अच्छा, एक ड्रेस, जूता वगैरह, बाल को ठीक ठाक कराना। कई लोगों के साथ ऐसे व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि जैसे दांत उत में मान लीजिए कोई दिक्कत है तो दांत उत को साफ करा लेना। ये सब चीजें आप, एक फिजिकल अपीयरेंस वाली बात है। सेकेंड पार्ट आता है बोलने के लेवल पर। तो बोलने के लेवल पे हमारा किसी भी हाल में एरोगेंस, ठीक है, कम एनर्जी के साथ बोलना, बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ ओवर कॉन्फिडेंस में बोलना, या एरोगेंट बिहेवियर, ये जो बोलने वाला पार्ट है। ठीक है, और फिर उसका एक तीसरा वाला पार्ट है, नॉलेज वाला पार्ट है। ठीक है, हमने क्या कहा, एक अपीयरेंस वाला पार्ट है, सीधा दूसरा बोलने वाला पार्ट है, तीसरा पता चला कि नॉलेज वाला पार्ट है, और एक और चौथा पार्ट हो सकता है कि बोर्ड के सामने या मॉक पैनल के सामने आप किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। ठीक है, व्यवहार में आता है हाथ का एक्सप्रेशन कैसा है, आपका बोलने का लहजा कैसा है। ठीक है, आप जो पैनल के लोग हैं, जो इंटरव्यू पूछने वाले लोग हैं, वो कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसमें ओवर वर्डिंग कर रहे हैं, आप उनकी बातों को काट रहे हैं। तो इस तरीके से 4 पार्ट में अगर इसको इंटरव्यू प्रोसेस को अगर बांट लें, एक होता है अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस, दूसरा हमने क्या कहा, सेकंड पार्ट कहा कि बोलने का तरीका, तीसरा पार्ट आता है नॉलेज, और चौथा पार्ट आता है इंटरव्यू बोर्ड में बोर्ड मेंबर के साथ व्यवहार। तो ये 4 पार्ट पे अगर हम फोकस किए रहें। अब यहां पे आते हैं तो आस्था ये आपको किस तरह से सपोर्ट करेगा। तो निश्चित रूप से इसमें हम लोग इस चारों पार्ट पे आपको सपोर्ट करेंगे। जैसे आपका अपीयरेंस को लेकर के कई बार आपने देखा होगा, यूट्यूब पे भी वीडियो पड़ा हुआ है, कई बार जो बच्चियां आती हैं, जो कोई लेडी आती हैं, तो उनके साड़ी कपड़ा तक हम लोगों ने सजेशन दे रखा है कि भाई आप ये कलर ठीक नहीं है, ये साड़ी अच्छा नहीं है, इस साड़ी को अच्छा करिए। कई अच्छा है तो अच्छा है, कई बार लगता है कि नहीं इनको सलवार समीज नहीं पहनना चाहिए, इनको साड़ी पहनना चाहिए। कई बार लगता है कि इनको साड़ी के ऊपर एक ब्लेजर टाइप का, कोट टाइप का रखना चाहिए। ठीक है, तो जो भी होता है इस लेवल पर, जो मेल होते हैं उनके ड्रेस के लेवल पे, उनके बाल के लेवल पे, उनके अपीयरेंस को लेकर के हम लोग सजेशन देते हैं। ठीक है, मॉक पैनल में जब आप आते, मॉक के लिए जब आते हैं तो उस दौरान हमारा सजेशन उस पर होता है। तो एक तो फर्स्ट जो हमारा अपीयरेंस वाला पार्ट है उसको लेकर के,
जो सेकंड है वो बोलने के तरीके को लेकर के कि भाई कैसा आपका बोलचाल का तरीका क्या होना चाहिए, बोलचाल में कितनी मधुरता होनी चाहिए, कितनी सहजता होनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो गर्दन है वो उनके पैर तले दबा हुआ है, जो पैनल है वो आज आपका भविष्य तय करने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो आदमी आपका इतना डिजायर्ड, इतने दिन इतना आपने मेहनत किया, इतने दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बोलने में कहीं एरोगेंस नहीं हो सकता है। ठीक है, बोलने में कौन सा एटिकेट किस तरह का वे ऑफ कम्युनिकेशन आपका होगा, आपका नमस्कार बोर्ड के अंदर में जाकर के आपका विश करने का तरीका क्या होगा, ठीक है, कब किस तरीके से। तो ये जो बोलने का तरीका है, वे ऑफ एक्सप्रेशन, ये इसमें भी निश्चित रूप से हम लोग मॉक पैनल के माध्यम से आपको सपोर्ट करेंगे। मॉक पैनल में जब आप आएंगे तो उस समय आपका बोलने का तरीका क्या है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या है, हाथ का क्या है, एनर्जी कम है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ये सब बातों पे फोकस करेंगे। जो तीसरा आता है कंटेंट के लेवल पर। कंटेंट में आप जानते हैं कि आपका कंटेंट यहाँ पे कई तरह के कंटेंट होते हैं की जरूरत होती है। एक जरूरत होता है ऑप्शनल का, ऑप्शनल को लेकर के हमने कहा कि आप इसकी तैयारी खुद करेंगे। कुछ अगर कोई यहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है ऑप्शनल का, उसके अनुसार, अदरवाइज ऑप्शनल पे आप खुद तैयारी करेंगे। सेकंड पार्ट आ जाता है, ठीक है, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट। ग्रेजुएशन में या पीजी में कुछ अगर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में, या आपने स्पेशल कोई एजुकेशन ले रखा है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड हम आपको यहाँ पे अस्थायी इसमें ये मदद करेंगे कि उस टॉपिक से कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रेंज ऑफ क्वेश्चन आपको पहले मॉक से तय करा देंगे। सेकंड मॉक में आपके उस पे क्या आपने प्रिपरेशन कर रखा है उसके नॉलेज को टेस्ट कर लेंगे। और तीसरे मॉक में जनरली अच्छा हो जाता है जब दूसरे पहला मॉक रेंज तय हो जाता है, आप क्वेश्चन का जवाब दे नहीं पाते हैं, लेकिन आपके मन की एक उत्सुकता जरूर खत्म हो जाती है कि सर मेरा मान इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इससे मुझसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मेरा ज्योग्राफी है, किस तरह के क्वेश्चन, सोशियोलॉजी है, किस तरह के क्वेश्चन। ये पहले मॉक में ये रेंज हम तय करा देते हैं। आप जवाब, बहुत सारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, ठीक है, लोग उसको पॉजिटिवली लेते हैं। सेकंड में जब आते हैं तो ये सारे रेंज के अनुसार तैयारी करके आते हैं, ठीक है, और उसमें अच्छा मौका होता है। तीसरे मॉक में आकर के, क्योंकि तीसरे मॉक तक आते आते जो माइंड सेट है वो माइंड सेट सेटल्ड हो जाता है। अब आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मेरी तैयारी, जो मुझे तैयारी करने थी वो मेरी तैयारी हो गई, अब मुझे अब इस जो सेटल्ड माइंड है उसको 3-4 जगह 5 जगह मॉक दे करके मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एक होता है ना कि मेंटली सेटल्ड हो जाना, नाउ आई एम रेडी। अब जब नाउ आई एम रेडी तो पता चला कि कोई पटना में रहने के नाम पे गया और वहाँ पे पिछली बार के एक्सपीरियंस के आधार पे बता रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड में रहने की व्यवस्था थी, और वहाँ चले गए, वहाँ पे ऐसा पैनल उनको मिला कि उन्होंने सारा जो प्रिपरेशन करके गए हुए थे सारे को उन्होंने बिखेर दिया और बिखेर दिया। अब समस्या ये है कि जो आप माइंड मेकअप करके गए थे कि मेरा ये बोलने का तरीका, मेरा ये पहनावा होगा, मेरा ये बोलने का तरीका होगा, मेरा ये बिहेवियर पार्ट होगा, पता चला कि किसी क्वेश्चन का ये आंसर होगा, सब उन्होंने उसको भाड़ दिया और उसका सोल्यूशन उन्हें दिया नहीं। चूंकि 3 दिन 4 दिन का टाइम था, 3 दिन 4 दिन में क्या सोल्यूशन मिलेगा। पता चला कि एक रहने के नाम पे ऐसे जगह जाके बैठ गए, चूंकि जब वक्फ बोर्ड में जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पे वो मॉक भी लेंगे और मॉक लेंगे। अगर बाय द वे अगर थोड़ा भी अगर आपका जो उनका जो इंटरव्यू लेने का तरीका अगर थोड़ा मिक्सअप हुआ तो आपका जो प्रिपरेशन था वो बढ़ा जाएगा, और बढ़ा जाएगा तो फिर निश्चित रूप से अब वो कंक्लूड नहीं हो पाएगा, आपको उसी कहा जाए कि अस्त व्यस्तता के साथ इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप देख लीजिए कि आपका इंटरव्यू एक बार आपने शुरुआत करी बायोडाटा के सारे कंपोनेंट पर फोकस करते हुए, और फिर जाकर के एक दिन वो सेटल्ड हो गया, जितने बायो इंटरव्यू की जरूरतें थी अपीयरेंस को लेकर के, कंटेंट को लेकर के, हॉबी को लेकर के, ये सारे लेकर के जितने जरूरतें थी वो सारा मेरा सेटल्ड हो गया। तो अब जाकर के उसको किस 2-4 ऐसे लोगों के बीच में बैठ के जो आपको अच्छे से जानते नहीं हैं और वो अपनी पर्सनालिटी को आपके ऊपर इंपोज करने के नाम पे आपके प्रिपरेशन को वो भाड़ दे, तो ऐसा उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसमें ये आता है कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को लेकर के। तीसरा इसमें आ जाता है कि भाई जो कंटेम्पोररी इशूज हैं, कंटेम्प्रोरी इशू, समसामयिक जो मुद्दे हैं, और ये समसामयिक मुद्दे आप जानते हैं कि नेशनल है, इंटरनेशनल है, बिहार का मुद्दा है। ये जब आपका इंटरव्यू होगा उसके 2-4 दिन पहले जो इस तरह के मुद्दे चलते रहेंगे, या अदरवाइज कोई ऐसा टॉपिक है जो लॉन्ग टर्म में चल रहा है, उसके ऊपर आपका ओपिनियन अगर पूछते हैं तो हर इंटरव्यू के आंसर का, क्योंकि इसमें से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन का आंसर
सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर और इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर का तरीका अलग अलग होता है। इंटरव्यू क्वेश्चन में जो उस आंसर का जो बेस्ट पार्ट होता है वो सबसे पहले बोला जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे चंद्रयान 3 का है, अभी मन हाल फिलहाल की घटना है, तो इसको लेकर के कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो बेस्ट पार्ट होगा क्वेश्चन जो पूछा गया उसके अनुसार वो सबसे पहले बोलेंगे, और उसके बाद बोर्ड की अगर जरूरत होगा तो बोर्ड फर्दर आपसे पूछेगा या बोर्ड वहीं पे रुक जाएगा, सेटल हो जाएगा। बोर्ड को ये इंप्रेशन हो जाएगा कि कैंडिडेट इज अवेयर अबाउट द फैक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, तो फिर वहीं सेटल हो जाएगा। अदरवाइज वो और चाहेंगे तो और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए इंटरव्यू में क्या होता है, इंटरव्यू के क्वेश्चन में का जब आंसर दिया जाता है तो उस क्वेश्चन का जो बेस्ट पार्ट होता है वो सबसे पहले बोला जाता है, आगे जरूरत होगा तो, ठीक है। तो इसमें दूसरा आ जाता है ये जो कंटेम्प्रोरी पार्ट है। जो चौथा पार्ट इसमें से आ जाता है वो है जो हॉबी वगैरह है, हॉबी से रिलेटेड, भाई आपका विशेष अभिरुचि क्या है, कुछ पढ़ाई के अलावा भी कोई आप काम करते हैं उसको लेकर के, तो जो भी आप डिसाइड करते हैं। जनरली जो अभी हमने सीडीपीओ का या प्रोजेक्ट जो मैनेजर वाला पोस्ट था या जो ऑडिटर वाला पोस्ट था उसमें देखा 90% लोग डायरी राइटिंग और कुकिंग, ऐसा मत करिए, ठीक है। कुछ थोड़े यूनिक, क्योंकि आप कोई भी चीज़ वहाँ पे बोल रहे हैं, जैसे रेसलिंग जो होता है चाहे बॉक्सिंग जो होता है, आप उसमें देखते हैं कि सारा जो उस कोर्ट के अंदर में जो सारे एक्टिविटी होते हैं उसका उद्देश्य होता है पॉइंट गेन करना। तो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर जाकर के हम जो कुछ भी बोलेंगे उसका उद्देश्य मार्क्स लेना होगा, बोर्ड को इंप्रेस करना होगा। तो हमारा हॉबी कुछ ऐसा होना चाहिए जिसको सुन करके बोर्ड को अच्छा लगे, या बोर्ड उस पर 2-3-4 मार्क्स मुझे देने के लिए बाध्य हो। ऐसा नहीं हो कि वो जो हमने ऐसा हॉबी बोला जो जाकर के वहां पे जिसको कहा जाए टाइम फिस होना, कि पता चला कि बोर्ड में कोई उत्सुकता ही क्रिएट नहीं कर पाया, कोई इंथुजियाज्म क्रिएट नहीं कर पाया, और पता चला कि वो क्वेश्चन आपका हॉबी बिना कोई पॉइंट्स दिए ही निकल गया। ऐसा ऐसा मत करिए। कोई ना कोई ऐसा हॉबी अभी से ही माइंड में रखिए जो कि थोड़े से यूनिक टाइप का हो, थोड़े से डिफरेंट हो, और उसकी तैयारी हो जाता है, तैयारी में कोई दिक्कत नहीं है, मैटर मिल जाता है। जब मॉक इंटरव्यू में आप आते हैं हम लोग उससे रिलेटेड 2-5 क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इससे किस तरह का और फिर तैयारी किस तरह के करनी चाहिए, तो आ जाता है। उसके बाद जो फिफ्थ है अबाउट पोस्ट, या जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है उसको लेकर के, कि भाई सिविल सर्विसेज में ये पोस्ट को लेकर के, एसडीएम को लेकर के, डीएसपी को लेकर के, या जो भी पोस्ट प्रायोरिटीज आपके हैं उसको लेकर के। और फिर एक आ जाता है, मान लीजिए 6 जो पार्ट है वो हो जाता है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में डाल दिया जाता है और वहां पे हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, वहां आपसे पूछा जाता है कि इस सिचुएशन में आप अगर होंगे तो आप क्या करेंगे, क्लियर है। तो इस तरह के हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, तो ये जो हमने यहाँ पे दिखाया ये ऑप्शनल वाला आप खुद से करेंगे। बाकी जनरली है उस पे हम लोग ऑप्शनल में भी हम लोग क्वेश्चन तो पूछ ही देंगे आपसे, आपका रेंज तो तय कर देंगे, ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है उसका भी रेंज तय कर देंगे। लेकिन अदरवाइज ये कंटेम्प्रोरी इशू, ये हॉबी, ये अबाउट पोस्ट और जो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है इसका प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। तो ये प्रिपरेशन वाला पार्ट, और फिर ये जो बायोडाटा के ये जो इतने सारे एरिया जो आपके बायोडाटा के बने हैं, इस एरिया पर किस तरह का क्वेश्चन और उसका क्या आइडियल आंसर होगा ये भी हम लोग कर लेंगे। जब ये मॉक इंटरव्यू के साथ साथ हर मॉक के बाद हम लोग एक एनालिसिस, मॉक इंटरव्यू एनालिसिस सेशन रखा करते हैं। मैंने कई बार इस तरह का सेशन रखा, जैसे मान लीजिए 30 लोगों का मॉक एक दिन में हुआ, उस 30 लोगों से क्या हमें 30 लोगों के इंटरव्यू में क्या हमें पॉजिटिव चीज दिखा, क्या हमें निगेटिव दिखा, उस निगेटिव को ठीक करने के लिए या तो जूम पर मीटिंग कर लेते हैं या फिर कई बार हम लोग अलग से एक्सपीरियंस फ्रॉम मॉक इंटरव्यू ये सेशन रखते हैं, और उसमें जो कैंडिडेट से हमें कमियां दिखती हैं उन कमियों को हम लोग फिर वहां पे ग्रुप में लेके आते हैं, डिस्कशन में लेके आते हैं, और उससे फिर अगले मॉक में निश्चित रूप से उन कमियों को दूर करने में लोगों को मदद मिलती है, ठीक है। तो ये सारे इस पे प्रिपरेशन। अब इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्री प्रिपरेशन है वो अभी हमने जो 66 का जो इंटरव्यू प्रपत्र है, 67 का जो इंटरव्यू का नोटिफिकेशन, जो मेंस जो नोटिफिकेशन था पोस्ट वाला, वो सारे हमने वहाँ पर ऑफिस में दे दिया है। वो लोग आपके ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग उसको डाल देंगे, तो उसके अकॉर्डिंग प्लस क्वेश्चन बैंक भी बन रहा है, वो क्वेश्चन बैंक को भी रिवाइज किया जा रहा है 66 के, और बाकी ऑडिटर और प्रोजेक्ट मैनेजर और सीडीपीओ में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अनुसार, ठीक है, उसको रिवाइज किया जा रहा है बुकलेट को। तो 2 बुकलेट हो जाएंगे, एक इंट्रोडक्टरी बुकलेट हो जाएगा, दूसरा एक क्वेश्चन बैंक वाला हो जाएगा। बाकी तो जो होगा वो टीचर जो भी आएंगे यहाँ पे, टीचर ब्यूरो ऑफिशियल्स जो बिहार से रिलेटेड हैं जब आएंगे तो वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे, उसको फिर आप नोट करिएगा, ठीक है। तो ये है।
तो यही है अभी के लिए। आप अपने इंथुजियाज्म, जो कहा जाए कि जो एंग्जाइटी है, उसको कंट्रोल करके रखिए, इंतजार करिए। जब आपने मेहनत किया है तो निश्चित रूप से उसका फल अच्छा मिलेगा। लेकिन फाइनली फिर एक ही बात होता है, जैसे मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसमें व्हाट्सअप का है, उसमें मैंने अपना जो थीम लाइन लगा रखा है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा गया, कोई एपीजे अब्दुल कलाम ने, अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने कहीं इसको देखा, इस वीडियो को देखा, तो उसमें आया कि उनसे वो कोई साधु किसी के पास गए, तो साधु से बड़े फ्रस्ट्रेटेड थे। वो बोले कि साधु बताइए, मेरा इतना साधारण सा मैंने एग्जाम दिया, शायद एनडीए का एग्जाम था या कुछ था, उसमें मेरा नहीं हुआ। अब सोचिए, एनडीए का एग्जाम दिया, उसमें उनका नहीं हुआ। तो साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, आप निश्चिंत, भगवान तुमसे और बड़ा कुछ करवाना चाहते हैं। और आप जानते हैं कि एनडीए का एग्जाम वो क्वालिफाई नहीं किए, और वो तीनों सेनाओं के प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति बनकर रिटायर किए। तो फिर यही बात है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। कुछ अगर मान लीजिए जैसा भी होता है उसको पॉजिटिव तरीके से लीजिए। इंटरव्यू में मेंस क्वालिफाई करते हैं तो एकदम 100% डेडिकेशन के साथ, कोई कोर कसर मत छोड़िएगा, बेस्ट ऑफ एफर्ट लगा करके कोशिश करिए कि 85+ मार्क्स आपको इंटरव्यू में जरूर आए, ठीक है, जिससे कि आप सिलेक्टेड वाले लिस्ट में रहें। और अगर बाई द वे दुर्भाग्य से अगर नहीं होता है तो फिर ऐसा नहीं है कि धरती नहीं खत्म हो रहा है। बिल्कुल आपके करने के लिए अभी फिर आपने 68 का मेंस दिया होगा, फिर उसके बाद अभी 69 का है, तो मैंने हार नहीं मानूंगा। इस मोटिवेशन के साथ अपने लिए बीपीएससी में एक पोस्ट प्राप्त करने के लिए तब तक प्रयास करते रहिए जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो किसी एग्जाम में बहुत प्रोबेबल हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन फिर वही अगले या एक आध दो एग्जाम बाद उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में यही, इस वीडियो के आधार पे आप जो भी कुछ प्रिपरेशन अपना कर सकते हैं उसको करिए। फिर जैसे ही 31 तारीख को रिजल्ट आ जाता है तो फिर हम लोग फिर दोबारा मिलेंगे, और फिर एक कहा जाए कि ऑनलाइन ये वीडियो, इस तरह के वीडियो के माध्यम से, फिर ऑफलाइन में, और जो दिल्ली में रहेंगे वो ऑफलाइन में, और जो बाहर रहेंगे वो ऑनलाइन में, हम लोग फिर जो प्रिपरेशन, एकेडमिक प्रिपरेशन का जो कंटेंट, जो ये इसका प्रिपरेशन वाले पार्ट पे डेली सेशन रख लेंगे 2-2 घंटे का, शाम को 6:30 बजे, 6:30 के आसपास, जिससे कि जो ऑफिस वाले लोग भी हैं वो भी उसको अटेंड कर सकें। और फिर उसके बाद सैटरडे संडे में या अदरवाइज जैसा जरूरत पड़ेगा उसके अनुसार मॉक शेड्यूल कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो अगर आप जो अस्थाई इसका जो व्हाट्सअप ग्रुप है उससे अगर जुड़ना चाहते हैं तो उसमें ये 9540444460 ये व्हाट्सअप ग्रुप, ये इस पे अपना आप व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, वो आपको व्हाट्सअप ग्रुप में बीपीएससी 67 के लिए जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको जोड़ देंगे। और जो भी रिलेवेंट मैसेज होगा, आपस में जो मेंस दिए हुए लोग हैं वो आपस में भी डिस्कस करते हैं उसमें, या कब रिजल्ट आ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये सब बातों का। और साथ में जो ऑफिस की तरफ से, आस्था की तरफ से जो भी कुछ वहाँ पे इन्फॉर्मेशन देना होगा वो सब इन्फॉर्मेशन उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। फिर 31 अगस्त के बाद जैसा होगा उसके अनुसार से फिर से हम लोग अपना जो रोड मैप है उस रोड मैप के अनुसार काम करना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।